तो हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि केमिकल्स की जरूरत क्या पड़ती है। जब हमारे पास न्यूरॉन्स है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें केमिकल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो केमिकल्स की बेसिकली जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो, न्यूरोनल जो सिग्नल्स है वो फास्ट तो बहुत है, लेकिन वो हर सेल तक पहुंच नहीं सकते। मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स एक वायरिंग की तरह है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये वायरिंग है, ठीक है। ये वायर गया, वायर गए, वायर गए, और ये वायर्स क्या है, वायर्स अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग मसल्स तक जाएंगे, लेकिन ये वायर्स हर सेल तक पहुंच नहीं सकते, हर सेल तक पहुंच नहीं सकते। और दूसरी चीज, इनका फंक्शन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो अगर हमें कोई फंक्शन करना है जो लंबे समय तक असर रहे, तो न्यूरॉन्स को कंटिन्यूअसली फायर करना पड़ेगा। तो उसमें न्यूरॉन्स एक तरीके से थक जाएगी। और दूसरी चीज, हर सेल तक ये जा नहीं पा रही है, तो हम कोई ऐसा तरीका निकालें जो हर सेल तक पहुंच जाए। तो बॉडी ने हॉर्मोन्स बना लिए, कुछ ऐसे केमिकल्स बना लिए जो उसने ब्लड में रिलीज कर दिया। अब ब्लड हर सेल के पास जा रहा है, हर सेल को ब्लड की जरूरत है, तो ये हॉर्मोन्स उस ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंच जाते हैं, और जहां इनको काम करना होता है वहां ये काम कर सकते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो आज अपन यही समझेंगे कि बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, किस तरीके से वो रिलीज हो रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन सी ग्लैंड्स है। और लास्ट में मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसके अंदर बॉडी की जो भी सारी ग्लैंड्स हैं, वो सारी ग्लैंड्स, उनकी पोजीशन, उनके हॉर्मोन्स और उनके हार्मोन के फंक्शंस, एक टेबल के अंदर सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो वो टेबल भी आप एक बार देखना जरूर से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझते हुए। हर लाइन को आपको समझना है और इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट डाउन करना है हमेशा की तरह। चलो, तो जैसा कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है ऑर्गन्स के बीच में। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, इसकी लाइफ टाइम बहुत ही छोटी होती है। तो नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज, दूसरा ड्रॉबैक कि नर्व फाइबर हर सेल के पास नहीं जाते बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड द सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, तो उनको हर सेल का फंक्शन कंटिन्यूअसली हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन बनाया, स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन तरीका बनाया हमने, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स हमारा काम करते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। पहले ही मैं आपके पिछले चैप्टर में बताया था कि न्यूरल सिस्टम के साथ साथ केमिकल सिस्टम भी आपके काम आता है, आपके हार्मोन्स भी उसमें काम आते हैं। और न्यूरॉन्स के साथ साथ पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगले चैप्टर में न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जो पिछले चैप्टर में न्यूरॉन्स पढ़ी थी, और इस चैप्टर में अपन हार्मोन्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो इसी को ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। तो सबसे पहला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इनको एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं। तो एंडोक्राइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती है। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, और ये अपना जो सिक्रीशंस है, तो सिक्रीशंस है उनका, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स ये ब्लड में रिलीज कर लेती है, और ब्लड हर सेल के पास जाता है। अब ये जो हार्मोन है, ये इसका जो काम है, ये पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके अपना काम करेगा, हर सेल के ऊपर ये एक्ट नहीं करता है। जो हार्मोन्स है उसके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होंगे। अब जहां उसका काम है वहीं उसके रिसेप्टर है, ये गया अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया और उस पर्टिकुलर सेल पे काम कर लिया। ये अपना रिसेप्टर ढूंढता हुआ जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। हार्मोन रिलीज हुआ ब्लड में, तो हार्मोन गया अपना रिसेप्टर ढूंढते हुए हर सेल के पास जाएगा। अब जहां उसका काम है उस सेल के पास रिसेप्टर मिल जाएगा, वहां ये बाइंड करेगा, अपना सिग्नल देगा, अपना काम कर देगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, मतलब उनके पास डक्ट नहीं होती है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड, सॉरी। द सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, जो सिक्रीशन से रिलीज कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब डक्टलेस ग्लैंड, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ये है इसकी पुरानी डेफिनेशन। क्या है इसकी पुरानी डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन यहां तक है, पुरानी डेफिनेशन यहां तक है। क्या है पुरानी डेफिनेशन, बोलती है कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स है जो डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है ब्लड के अंदर, और अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास जो डिस्टेंटली लोकेटेड है वहां तक चला जाता है, ठीक है। लेकिन हमने बाद में इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, एक नई डेफिनेशन आज अभी दी गई है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, और वो है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, इनकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज
इंटरसेल्यूलर, क्या करते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, मतलब सेल्स के बीच में, एक सेल से दूसरी सेल के बीच का जो मैसेज है उसको ये ट्रांसफर करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट्स मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, 2 किलो 4 किलो में नहीं रिलीज होते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं। दीज आर रिलीज इन ट्रेस अमाउंट्स, ठीक है। The new definition covers a number of new molecules added to the hormone secreted by organized endocrine glands। बहुत सारी organized endocrine glands होती है जिनके हॉर्मोन्स पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे थे, उनको अपन पुराने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये नई डेफिनेशन है, ये सारी केमिकल्स को, सारे जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में है उनको इंक्लूड करती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद फ्यू हार्मोन्स, इनवर्टिब्रेट्स पोजेस, जो इनवर्टिब्रेट्स है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके पास नहीं है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं। whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates। अपन ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स है या फिर जो लोअर एनिमल्स है जो पहले आए थे उनके अंदर हर चीज सिंपल है, और जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, हम वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ह्यूमंस की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो वही स्टेटमेंट है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल चीजें होती है और हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। तब अपन बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक बार यहां से मैं समझा दूंगा, लास्ट में जो टेबल है वो एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। The endocrine glands and the hormones producing diffuse tissue। endocrine glands क्या है? endocrine glands and hormone producing diffuse tissue या cells located in different parts of body constitute the endocrine system। endocrine system में क्या क्या पार्ट आ रहा है? एक तो आ रहा है hormones और आपकी आ रही है endocrine glands। endocrine glands अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर, कहाँ है ये देखो, pineal gland, hypothalamus, pituitary, thyroid and parathyroid, ये रही आपकी thymus, pancreas, adrenal, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ये सारे क्या है, ग्लैंड्स है आपकी, ये सारे ग्लैंड्स है। और ये सारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? ये अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हार्मोन्स रिलीज करती है, इन ग्लैंड्स को और हार्मोन्स को मिला के अपन बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड द गोनेड्स। गोनेड्स मतलब मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज। are the organized endocrine bodies in our body। ये सारी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज है कि इनके पास पर्टिकुलर क्या है, इनके पर्टिकुलर टारगेट्स है, ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करेगी और वो हार्मोन्स जाके अपना काम करेगा, ठीक है। सम अदर ऑर्गन्स जैसे कि आपके हो गया जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपका गट, आप जो खाना खाते हैं वो ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपकी जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके अंदर नहीं आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं आते हैं, बट आपकी जीआईटी, आपकी जो गट है वो आपके हार्ट, किडनी और लिवर ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ब्रीफ अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द मेजर स्ट्रक्चर्स एंड हाइपोथैलेमस अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे एक एक और ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफलोन, मतलब फोरब्रेन का बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। फोरब्रेन के अंदर तीन चीजें आती है, कल अपन ने पढ़ी थी, क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये वही पार्ट है। तो कहाँ है? बेस ऑफ फोरब्रेन पे है, तो यही लिख रखा है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफलोन, मतलब फोरब्रेन का बेसल पार्ट है। फिगर के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस होता है। एंड रेगुलेट्स द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। कौन से कैसे सेल्स होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई, व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है उनका सीक्रेशन और सिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है आपका हाइपोथैलेमस, वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। However, the hormone produced by hypothalamus are of two types। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो दो तरीके के होते हैं। उन दोनों तरीके के हार्मोन्स का मेनली काम क्या होता है? वो होता है पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है।
फर्स्ट इज द रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम हार्मोन्स को रिलीज करो, जो हार्मोन्स पिट्यूटरी बना रही उनको रिलीज करवाएगा। और दूसरा होता है इनहिबिटरी, मतलब ये क्या बोलेगा पिट्यूटरी को कि आप जो हार्मोन्स रिलीज करते हो, जो आप हार्मोन सीक्रेट करते हो, उसको सीक्रेशन को रोक दो। तो दो तरीके से, एक तो ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है पिट्यूटरी को, एक ये नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, ठीक है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, एंड सेकंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथैलेमस हार्मोन है, इसका एग्जांपल हो गया गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। तो गोनेडोट्रोपिन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। अब उस पिट्यूटरी हार्मोन को बोलना है कि तू गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर। पिट्यूटरी ने हार्मोन गोनेडोट्रोपिन बना लिया, उसके पास पड़ा है। अब उस पिट्यूटरी को बोलना है कि तू गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर, तो ये बोलेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को बोलेगा कि जो हार्मोन तूने बनाया है उसको रिलीज कर दे, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी gland for synthesis and release of gonadotropins. On the other hand, somatostatin क्या है? Somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone. तो somatostatin क्या कर रहा है? somatostatin बोल रहा है कि पिट्यूटरी को कि जो तूने ग्रोथ हार्मोन बनाया है उसको रिलीज मत कर, उसको अपने पास रख, ठीक है। तो दो एग्जांपल इसके याद हो गए। एक तो हो गया आपका जीएनआरएच, जीएनआरएच, और दूसरा हो गया आपका सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। और these hormones originating in the hypothalamus neuron pass through the axons and are released from the nerve endings, This hormone released in pituitary gland through a portal circulation. ये hormones कैसे होते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन से पिट्यूटरी के पास पहुंच जाते हैं, और पिट्यूटरी बाद में इनको रिलीज करती है, एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जीएनआरएच और सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शंस है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही इन चीजों को रिलीज कर रही है। किसको? एक तो करती है गोनेडोट्रोपिन को, जिसको कंट्रोल कर रहा है जीएनआरएच। सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है? सोमेटोस्टेटिन कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोक रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये सोमेटोस्टेटिन एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि रुक जा, ठीक है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। तो पिट्यूटरी अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से पिट्यूटरी पे समझा दूंगा कि पिट्यूटरी क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है? एक चीज देखो, एक और आपका पोर्टल सर्कुलेशन, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, इससे क्या हो रहा है? सीधे हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जा रहे हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा रहे हैं, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन रिलीज बंद करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया सीधा न्यूरल कनेक्शन जो कि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीधा हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, न्यूरोनल कंट्रोल में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, लेकिन एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं आपको टेबल फॉर्म में दिखा देता हूं, ताकि आप एक टेबल साथ में बना सको। तो ये थोड़ा सा इसमें लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलो बढ़िया। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस क्या होता है? बेस ऑफ फोरब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? डायनसेफेलोन बोलते हैं। एक कर रहा है ये जीएनआरएच, मतलब गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवा रहा है। ये स्टिमुलेट कर रहा है किसको? गोनेडोट्रोपिन। कौन से गोनेडोट्रोपिन होते हैं? एफएसएच एंड एलएच, उनके रिलीजन को, उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। दूसरा हो गया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तीसरा हो गया सीआरएच, मतलब ये जो एसीटीएच बनता है, एसीटीएच कहां से बनता है? एड्रिनल ग्लैंड से जो एसीटीएच बन रहा है उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवाता है सीआरएच, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन अपने पीछे बार पढ़ा था, क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन के जो रिलीज है, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करवाएगा। अगला है डोपामिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको नोट कर देनी है, साथ में बनाते जाओ। अपन जैसे जो ग्लैंड पढ़ते आएंगे उसको इस टेबल पे आके वापस देखते जाएंगे, ताकि आप चीजों को रिलेट करते हुए चलो, साथ में याद करते हुए चलो। चलो अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका।
ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो क्योंकि ये पूछा जाता है। कौन सी कैविटी है? बोनी कैविटी है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सिचुएटेड इन अ कार्टिलेजिनस कैविटी, तो वो गलत हो जाएगा। एक बोन होता है पूरा दिमाग के यहाँ होता है, आंखों के पीछे की तरफ थोड़ा क्या होता है उसमें सेला टर्सिका है, वहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक स्टॉक के थ्रू। अपन ने पीछे वाले डायग्राम में देखा था, पीछे वाले अपन ने डायग्राम में देखा था। ये देखो, ये रही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है इस तरीके से। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस हो गया। और हाइपोथैलेमस इसके जो दो पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन दो पार्ट्स में आगे वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अपने हार्मोन्स भेज के कंट्रोल करता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पीछे वाला पार्ट है, उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीधा डायरेक्ट न्यूरोनल तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब जो हार्मोनल कंट्रोल में है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब न्यूरोनल कंट्रोल में है हाइपोफाइसिस, यानी इसके ऊपर जो है हाइपोथैलेमस उसके। तो न्यूरोनल कंट्रोल में हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और आपके जो हार्मोनल कंट्रोल में हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, वो हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है ये? एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, दो पोर्शन होते हैं एंटीरियर के, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो आगे वाला पिट्यूटरी हमने डिवाइड किया है उसके अंदर भी दो पार्ट है, एक तो हो गया आपका डिस्टैलिस एंड इंटरमीडिया। द पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं उसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसको बोल रहे हैं अपन? पार्स डिस्टैलिस को। ये क्या करता है? ये मेनली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब टीएसएच रिलीज करता है, इसके अलावा एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच रिलीज करता है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच रिलीज करता है। ये सारे हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है। तो इन सबका नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से है? पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन, दूसरा आपका प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एसीटीएच मतलब एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फिर ल्यूकोट्राइजिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको अपन एलएच बोलते हैं, और अगला आ गया आपका एफएसएच जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा हो गया आपका पार्स इंटरमीडिया जो कि सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, वो इसके पास मेलानोसाइट्स होती है, और ये क्या रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये करता है आपका पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्या करता है? मेलानोसाइट रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, और मेलानोसाइट्स क्या करते हैं? आपका स्किन का पिगमेंटेशन करवाती है। ठीक है, तो आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है, मतलब आपका जो पार्स इंटरमीडिया है वो ज्यादा एक्टिव है, वो मेलानोसाइट को जो ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी वजह से ज्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, हाउएवर इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टैलिस। हमारे अंदर क्या होता है? पार्स इंटरमीडिया जो है बीच वाला, वो पार्स डिस्टैलिस से ऑलमोस्ट मर्ज ही होता है, इसलिए अपन उसको अलग अलग नहीं पढ़ते। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं अपन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और इसको अपन पार्स नर्वोसा भी बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल के अंदर है। किसके न्यूरल कंट्रोल के अंदर? हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल के अंदर। ठीक है, रिस्टोर्स टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को ये स्टोर करता है, सिर्फ ये रिलीज नहीं करता है। ये रिलीज नहीं करता है। इन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है, इनको रिलीज कौन करता है? इनको करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इनको बनाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। उनको स्टोर कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जरूरत पड़ने पर रिलीज करती है। तो क्या ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी करेगी? नहीं, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करेगी। इसके अलावा आपका जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन जिसको अपन बोलते हैं एडीएच, उसका भी ये सिंथेसिस नहीं करेगी, सिर्फ स्टोरेज करेगी, और जरूरत पड़ने पर ये रिलीज करेगी, एक स्टोर हाउस की तरह काम करेगी। ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का ये पहुंचा देता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शरीर हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो बॉडी की ज्यादा ग्रोथ होगी, और जाइगेंटिक बॉडी अपीयरेंस आएगी, मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म।
ड्वार्फिज्म जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी थी, उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो गया। तो जीएच हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हुआ तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, जाइगेंटिज्म। अगर जीएच कम रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ कम होगी, जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या स्टंटिंग। ठीक है, excess secretion of growth hormone is result, especially in middle age, can result in severe disfiguration, especially the face called acromegaly. Acromegaly क्या है? अब देखो, जब आपकी बोन्स लॉक नहीं हुई है, जब बोन्स ग्रो करती जा रही है, जब तक बोन ग्रो कर सकती है, तब तक अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो बोन्स ग्रो करेगी। लेकिन एक बार बोन्स लॉक हो गई, बोन प्लेट लॉक हो गई, अब आपकी बोन्स ग्रोथ नहीं कर सकती, अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। लेकिन अब और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बॉडी ने सीक्रेट किया तो बोन फिर, जैसे ये बोन की लेंथ फिक्स हो गई, ये बोन की लेंथ फिक्स हो गई, अब ये ग्रो और नहीं कर सकती, अब और ज्यादा रिलीज हुआ तो बोन यहां से ग्रो करने लग जाएगी साइड से, तो ये माल फॉर्मेशन होने लग जाएगा, आपकी चेहरे की भी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हर किसी बाहर निकलने लग जाएगी। इसको अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन इन इन एडल्ट एज। ठीक है, और अगर टीन एज में ज्यादा हो रहा है तो जाइगेंटिज्म होगा, क्योंकि तब आपकी बॉडी ग्रो कर सकती है। ठीक है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर दी गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो ये प्रीमेच्योर डेथ कर सकता है, मतलब आपकी जो एज हुई डेथ की उससे पहले आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिफाइंड फॉर मेनी इयर्स। शुरुआत में बहुत टाइम तक ये डिजीज पता ही नहीं चलती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बोन के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बाहर मसल मास है, पेट है, उससे पता ही नहीं चलता है। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने के बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही है। ठीक है, क्योंकि कोई नोटिस ही नहीं करता। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी इयर्स अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। जब तक कि बाहर से सीधा नोटिस होना शुरू नहीं हो जाए, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है, ये अनडायग्नोस चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जो प्रोलैक्टिन है उसका क्या काम है, मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाएगा, और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है उसका सीक्रेशन करवाएगा। क्या करवाता है, द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ठीक है, टीएसएच क्या करेगा, टीएसएच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। नाम में ही पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड हार्मोन from the thyroid gland, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये क्या करेगा, इट causes the secretion of steroid hormones called ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को कौन रिलीज करवा रहा है, ACTH। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को कौन रिलीज करवा रहा है, ACTH। और कहां से करवा रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स से। कहां से करवा रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स से। एड्रिनल ग्लैंड आगे आने वाली है, तब आप अच्छे से समझ लोगे एड्रिनल कोर्टेक्स क्या है, एड्रिनल मेडुला क्या है, और दोनों कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एड्रिनल कोर्टेक्स पे कौन काम कर रहा है, ACTH कर रहा है, और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को रिलीज करवा रहा है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन। क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, द LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। एक क्या है, एक तो हो गया आपका LH और एक हो गया आपका FSH। LH और FSH क्या है, ये इनको गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो गोनेड्स है आपकी, उनकी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इन मेल LH स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। मेल के अंदर LH क्या करेगा, एंड्रोजन्स का सीक्रेशन या सिंथेसिस बढ़ाएगा फ्रॉम टेस्टिस। एंड इन मेल्स FSH क्या करेगा, FSH करेगा एंड्रोजन्स। FSH क्या करेगा, इन FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, LH क्या करता है, LH एंड्रोजन्स बनवाएगा, बाद में वो एंड्रोजन FSH के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कौन करवाता है, FSH के साथ एंड्रोजन्स, और उन एंड्रोजन्स को सीक्रेट कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है आपका LH। ठीक है, इन फीमेल LH इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन करवाता है, कौन करवाता है, LH। जब अपन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है उसके अंदर LH सर जाता है, LH की एक पीक आती है, उसी की वजह से एक्चुअली ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, फुली मैच्योर फॉलिकल जिनको अपन बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल, ये अपन तब वापस अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी याद रख लो कि फुल्ली जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स, जहां से ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, और ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, ये कौन करवाता है, LH हार्मोन करवाता है। LH हार्मोन का सर जाता है, उसकी वजह से काम होता है। ठीक है,
एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा, विच इज रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बड़ा सा फॉलिकल है, उसके अंदर से एग है वो निकल गया और बचा हुआ जो पार्ट है वो है कॉर्पस लुटियम, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। एफएसएच क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स इन। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो यार, बहुत ज्यादा याद करने वाला चैप्टर है ये, इसीलिए मैंने आपके लास्ट में टेबल बना रखी है, आप वो टेबल बना लेना, उसके अंदर और कुछ चीजें होगी तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, उसको साथ साथ में अपन ऐड करते चलेंगे, ताकि वो टेबल देखने पर आपका अच्छा खासा काम साथ में हो जाए। ठीक है, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसकी एक एक लाइन याद करने जैसी है और बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, आपको इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ इट है, क्योंकि ये जो 6 चैप्टर है आपके ह्यूमन फिजियो के, इससे आराम से 15 से 16 क्वेश्चन पूछ ले जाता है हर साल। तो ये चैप्टर वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका हो सकता है टेबल बनाने का, तो वो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, MSH is melanocyte stimulating hormone. It acts on the melanocytes, that is melanin containing cells, and regulates the pigmentation. आपकी जो बॉडी में पिगमेंटेशन हो रहा है, आपकी स्किन का पिगमेंटेशन हो रहा है, वो करवाता है melanocyte stimulating hormone. Pigmentation of the skin, pigmentation of the skin. The oxytocin acts on the smooth muscle of our body and stimulates their contraction. Oxytocin क्या करवाता है, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। ये पार्चुरेशन में काम आता है, मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, तब ऑक्सीटोसिन का बहुत ज्यादा यूज रोल आता है, बड़ा रोल, कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, यूटेरस के मसल का, और बच्चे का एक्सपल्शन करवाता है। ठीक है, ये जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको वापस बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके उनका कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। ठीक है, फीमेल के अंदर it stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary glands. तो क्या करवा रहा है, दो काम करवा रहा है, एक तो vigorous contraction करवा रहा है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और जो मिल्क इजेक्शन होता है वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। मिल्क का सिक्रीशन कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन करवा रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन करने वाला काम है, तो मिल्क का ये आप यहाँ लिख लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मिल्क का सिक्रीशन कौन करवा रहा है और इजेक्शन कौन करवा रहा है, मतलब उसको बाहर निकालने में मदद कौन कर रहा है। सिक्रीशन करवा रहा है आपका प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन करवा रहा है आपका, क्योंकि स्मूथ मसल पे ये काम करता है। याद कैसे रखोगे, स्मूथ मसल्स पे काम करवा रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी मिल्क बाहर आएगा, तो ये कर्म करवा रहा है आपका। ठीक है, ये आपका ऑक्सीटोसिन करवा रहा है। Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates the reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules, and thereby reduces the loss of water through the urine, that is diuresis, and it is called as antidiuretic hormone. ये अपन ने किडनी वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से समझा है कि वेसोप्रेसिन या आईडीएच किस तरीके से काम कर रहा है, डीसीटी पे कैसे काम कर रहा है, और जीएफआर को मेंटेन करने में ये इसका रोल क्या है। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से देख लेना, वहां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि इसका काम क्या है। ठीक है, एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। अब क्या है, अगर कोई एडीएच के रिलीज में, एडीएच के सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से क्या होगा कि किडनी जो है वो पानी नहीं बचा पाएगी, एंटी डायूरेटिक है, तो डायूरेसिस अगर ये खुद रिलीज नहीं हो रहा है तो ये इसकी कमी से डायूरेसिस होगा, मतलब बॉडी से वो सारा पानी का लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है कि एम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. Diabetes mellitus भी होता है एक, जो कि पेनक्रियास में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। इसी चैप्टर के अंदर अपन पेनक्रियास भी पढ़ेंगे। तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो आपका एडीएच है वो कम हो जाता है, तो आपको ज्यादा यूरिनेशन होगा, इसको अपन बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होगा, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन की कमी होने लग जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, लेकिन पीनियल ग्लैंड पढ़ने से पहले एक बार फिर से अपन उस टेबल पे चलेंगे, और अपन ने जहाँ पे हाइपोथैलेमस समझा था वहीं पे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है,
ये रही आपकी टेबल। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कहाँ पे होती है? बिलो द हाइपोथैलेमस होती है, बिलो द हाइपोथैलेमस होती है। सबसे पहले अपन एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को समझेंगे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या करती है? एक तो जीएच है, मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा बॉडी के अंदर। प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? मिल्क का प्रोडक्शन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करवा रहा है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। एचसीटीएच क्या करेगा? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर और कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजेंस। और उन एंड्रोजेंस को कौन रिलीज करवा रहा है? एलएच। ठीक है, और ये एलएच क्या करेगा? ये ओव्यूलेशन करवाएगा या टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन में काम करेगा, और टेस्टोस्टेरोन को ही अपन बोलते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, तो ये छोटी सी टेबल, सारी चीजें आ गई, सारी चीजें अच्छे से आ गई। चलो अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेम बिलो द हाइपोथैलेमस, पीछे वाला पार्ट, ये क्या है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये दोनों क्या है? सीक्रेट करती है? सीक्रेट नहीं करती है, ये सिर्फ रिलीज करती है। इनको सीक्रेट कौन करता है? इनको सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और मिल्क इजेक्शन करवाता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है। और एडीएच वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, और एडीएच की अगर कमी होगी तो क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहीं पे आप DI लिख लो, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज इंसिपिडस, इसके साथ में लिख दो। तो पीछे के दो जो पेज थे बारी बारी, उनको अपन ने एक छोटी सी टेबल में लिख दिया। इसके अंदर और कुछ आपको चीज ऐड करने लायक लगती है एनसीईआरटी से, तो आप इसके साइड में कॉलम बना के अपने साथ ऐड कर लेना। ठीक है, ये पूरी टेबल जो 3-4 पीपीटीज में डिवाइडेड है, ये पूरी टेबल आपको हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पे मिल जाएगी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी। और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके इन ये जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह है उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। आगे अपन पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में कि पीनियल ग्लैंड क्या है और पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन पीनियल ग्लैंड के बारे में कि व्हाट इज पीनियल ग्लैंड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो चलो पीनियल ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, मतलब फोरब्रेन के पीछे की तरफ होती है। कहां होती है? फोरब्रेन के पीछे की तरफ होती है। ठीक है, द पीनियल सिक्रेशन सीक्रेट्स अ हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? मेलेटोनिन। ठीक है, एक ही हार्मोन है इसका, मेन तो एक ही हार्मोन है। द मेलेटोनिन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम। जो में कब नींद आएगी, कब जगना है, ये सब चीजें जो कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है आपका पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन ये काम करता है? मेलेटोनिन करता है। ठीक है, तो 24 आवर रिदम जो है अपनी बॉडी की, इट इज डायurnal रिदम, इसको कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्टेप वॉक साइकिल, स्लीप वॉक साइकिल जो है आपकी, मतलब वही बोल रहा हूं मैं, कब जगोगे, कब सोओगे, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। इनकी नॉर्मल साइकिल को जो रेगुलेट करने का काम करता है वो करता है आपका मेलेटोनिन। इसके अलावा आपका जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसका रोल आता है। ठीक है, इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को करेगा, पिगमेंटेशन को स्टिमुलेट करेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सब चीजों पे भी, इन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। इसलिए बोलते हैं कि नींद बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्लीप बराबर नहीं है तो इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है, क्योंकि इन सब का काम मेलेटोनिन करता है। ठीक है, तो मेलेटोनिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है आपका? वो आपका है स्लीप वेक साइकिल, मतलब डायurnal रिदम, बॉडी टेम्परेचर, ये सब। और इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म वगैरह को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को, इन सब को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बराबर नींद लेना जरूरी है, क्योंकि मेलेटोनिन के दोनों काम है। ठीक है, मेलेटोनिन के दोनों काम है। और इसके अलावा आगे आपकी थायराइड ग्लैंड आ गई, तो मेलेटोनिन का तो एक ही काम रहा, तो वो इस टेबल में ऑलरेडी है, वो इस टेबल में ऑलरेडी है, तो टेबल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चल रहे थे टेबल पे एक बार। क्या है? पीनियल ग्लैंड क्या कर रही है? मिडिल ऑफ ब्रेन, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? ब्रेन के बीच में है, ब्रेन के बीच में होती है, लेकिन फिर भी आप इसको लिखो डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के लाइंस पे चल रहा है, हमें एनसीईआरटी के लाइंस पे चल रहा है। क्या कर रही है? मेलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल के अलावा ये टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रही है बॉडी का। इन एडिशन जो 2-3 चीजें हैं वो भी करती है, तो आप एडिशनल फंक्शन का एक साइड में कॉलम बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी इसका मेन फंक्शन स्लीप वेक साइकिल और आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? 24 आवर साइकिल या फिर डायurnal रिदम। ठीक है, अब आते हैं अपन थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है।
थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। कितने लोब होते हैं इसके? दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, व्हिच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। अपना जो सांस लेते हैं ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों तरफ एक एक लोब होता है थायराइड का, दोनों तरफ एक एक लोब होता है, दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय isthmus, ठीक है। दोनों साइड में लोब होते हैं एंड दीज आर कनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? isthmus बोलते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकल, क्या क्या होता है इसके अंदर? फॉलिकल होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज। क्या क्या होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर? दो चीजें होती है, आप माइक्रोस्कोपिक अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर फॉलिकल्स आएंगे, इसके अंदर फॉलिकल्स आएंगे, स्ट्रोमल टिश्यूज आएंगे, इसके अंदर फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज आएंगे। वो डायग्राम आपको यहाँ नहीं मिलेगा माइक्रोस्कोप वाला, वो आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी में देखने को मिलेगा, सेकंड ईयर के अंदर पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। क्या क्या है? हर फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल है जिसके अंदर एक कैविटी होगी, इसके अंदर एक कैविटी होगी, इस तरीके से फॉलिकल्स होते हैं, इस तरीके से फॉलिकल्स होंगे, इसके अंदर बीच में कैविटी है और यहाँ पे सारी चीजें बनेगी, ठीक है। अभी आप ज्यादा लोड मत दो, अभी जितना एनसीईआरटी में है उतनी ही लाइंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन, क्या क्या है ये? T4 एंड T3, T4 एंड T3 दो हार्मोन से रिलीज करते हैं। T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 है चार आयोडीन आएगी, इसलिए बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को अपन थायरोक्सिन बोलते हैं, इसके अलावा ट्राई आयोडोथायरोनिन है जिसको अपन बोलते हैं T3, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड। नाम में पता चल रहा है चार आयोडीन तीन आयोडीन आ रहा है, मतलब आयोडीन का तो रोल है ही है, वही है कि आयोडीन का रोल यहाँ पे आएगा, और अगर आयोडीन कम हो गई उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपो मतलब इसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आपकी एक्टिविटी कम होना जायज है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर। तो सेल क्या करेगी? सेल सोचेगी कि शायद, बॉडी क्या सोचेगी कि शायद मेरी ग्लैंड की सेल सही से काम नहीं कर पा रही, तो वो सेल वो उसका ग्लैंड का एनलार्जमेंट कर लेगी, जिसको अपन बोलते हैं गोइटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गोइटर। तो गोइटर का रीजन क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के अंदर हो गया, मतलब मदर के अंदर ग्रोथ हार्मोन बराबर है ही नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो बच्चे को खुद को ग्रोथ हार्मोन नहीं मिल पाएगा, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी, जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको? माल फॉर्मेशन होगा बच्चे का, क्योंकि वो सही से ग्रो कर नहीं पाएगा, उसके पास हार्मोन्स बराबर पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। लीडिंग टू द स्टंट ग्रोथ, जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म बोलेंगे, क्योंकि बहुत कम ग्रोथ होगी, और बच्चे का ब्रेन भी तो डेवलप हो रहा है, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, आपका ब्रेन सही से बच्चे का डेवलप हो नहीं पाएगा। क्या बोलते हैं उसको? मेंटल रिटार्डेशन। तो क्या बोलता है? मेंटल रिटार्डेशन होगा, बच्चे का आईक्यू कम होगा, लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसके अलावा स्किन जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, डीप हो सकता है, मतलब उसका ये समझ लो कि बच्चे का कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, ना उसका दिमाग सही से डेवलप होएगा, ना उसकी स्किन सही से डेवलप होएगी, ना उसकी ग्रोथ बराबर हो पाएगी, ना उसके नाक कान वगैरह सही से डेवलप होएंगे, ठीक है। इन एडल्ट वुमन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर किसी एडल्ट वुमेन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होने लग जाएगी, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है। Due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules in the thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to condition called hyperthyroidism. कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर, कम है तो हाइपो। तो थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा ग्रो कर गई कैंसर वगैरह की वजह से या किसी नोडुल की फॉर्मेशन की वजह से, तो थायराइड ज्यादा हार्मोन रिलीज कर देगी, ज्यादा हार्मोन रिलीज कर देगी तो क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। जो आपके पास थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा, हाइपर हो जाएगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, क्योंकि बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगी। क्या होगा? जो थायराइड है वो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, तो अगर ज्यादा थायराइड रिलीज हो गया तो आप दुबले पतले होने लग जाओगे, कम है तो आप गाल निकलने लग जाएंगे, मोटे से होने लग जाओगे, लेकिन हर मोटा इंसान थायराइड की वजह से नहीं होता,
ये चीज समझ लेना। ऐसा नहीं कि आपको हल्का सा भी कोई मोटा इंसान दिखा आप उसको बोल दो कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, या कोई थोड़ा पतला इंसान दिखा उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे अफेक्ट करता है। आप आपका बीएमआर नॉर्मली भी क्या रहता है, तरीके से आपकी बॉडी एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या, आप स्पोर्ट्स एथलीट हो या नहीं, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म भी इन चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, एक्सोप्थेल्मोस एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। इसके अलावा आई बोल्स जो है, जो आंखें हैं वो बाहर आने लग जाएगी, इसी को बोलते हैं एक्स ऑफ्थेल्मोस। एक्स ऑफ्थेल्मिक, ऑफ्थेल्मिक मतलब आंखें, एक्स ऑफ्थेल्मिक मतलब आपकी जो आई बॉल है वो बाहर आने लग जाएगी, आई बॉल्स बाहर आने लग जाती है। जो आपका इसके अलावा गोइटर नाम में आ रहा है, नाम में गोइटर आ रहा है मतलब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा। क्या है, एक्स ऑफ्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, आपका आपका थायराइड हार्मोन, और इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई तो आपका वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज कर रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे मसल्स वगैरह, फेट वगैरह सब चीजें कम होने लग जाएगी, वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आने लग जाएगी, वेट लॉस होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आप जब रेस्ट कर रहे हो तब आपकी मेटाबॉलिक, तब आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर वो बढ़ गई तो आपको रेस्ट पे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, अगर आप उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, तो रेगुलेट करने में काम आता है, ये क्या आता है, थायराइड हार्मोन। दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है उनके फॉर्मेशन में भी थायराइड हार्मोन का रोल आ रहा है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। वही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में काम आ रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी ये सब चीजों का कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस भी रखता है। ठीक है, तो वही चीजें फिर से बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेवल्स पे चलते हैं अपन एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट प्रोटीन हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं टीसीटी। क्या बोलते हैं अपन, टीसीटी। थायराइड हार्मोन एक प्रोटीन को भी रिलीज करती है, प्रोटीन हार्मोन को भी रिलीज करती है, जिसको अपन बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी, व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो थायराइड के क्या होगा, मेन तो थायराइड हार्मोन हो गया, T3 T4, इसके अलावा थायरोकैल्सिटोनिन हो गया, जो कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपकी थायराइड ग्लैंड, ये हो गया आपकी थायराइड ग्लैंड, जिसके दो लोब हो गए, जिसके दो लोब हो गए, जिसके ये दो लोब हो गए, ये दो लोब हो गए, ये दो लोब हो गए, और बीच में ये स्टमस आ गया, तो इन दोनों लोब को कंट्रोल कर रहा है। मुझे आपका ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के दोनों तरफ ये थायराइड ग्लैंड होती है। सिंपल सी चीज है, कोई भारी काम नहीं है, याद। ठीक है, अब अपन चलते हैं उस टेबल के ऊपर, और वहां चल के देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने क्या क्या लिख रखा है। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने, मैं हर एक चीज के बाद आपको टेबल पे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि आपने रिसेंटली एनसीईआरटी की लाइन को मैंने समझाया है, ताकि आप कुछ उस टेबल के अंदर ऐड करना चाहे तो साथ साथ में ऐड कर सके। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बिलो द लैरिंग्स अराउंड द ट्रेकिया, साथ में लिख सकते हो आप अराउंड ट्रेकिया। ठीक है, क्या क्या रिलीज कर रही है, T3 T4 का नाम आपको बताना चाहिए, और कैल्सिटोनिन रिलीज कर रही है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आरबीसीज के फॉर्मेशन, इसलिए मैंने बोला आप यहाँ भी लिखो आरबीसीज के, और इसके जो दूसरे फंक्शन है वाटर वगैरह के, वो सेकेंडरी है, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप साइड में टेबल में ऐड कर देना। इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक है, ये Ca2+ है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस का आयन है, ये Ca2+ के लेवल को कम करता है कैल्शियम। ठीक है, Ca2+ के लेवल को ब्लड से कम करता है। तो अब अपन आते हैं अगले ग्लैंड के ऊपर। अगली ग्लैंड कौन सी अपनी, अगली ग्लैंड है अपनी पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड क्या है, थायराइड के आसपास
थायराइड के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होती है, और ये कुछ ज्यादा इस एनसीईआरटी के अंदर आपको दे नहीं रखा है इसके बारे में, थोड़ा बहुत चीजें दे रखी है, तो अपन एक बार देख लेते हैं। यह है आपकी थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड को मैं पीछे से देखूं, आगे से देखोगे तो यहाँ आपको इस्थमस दिखेगा, आगे से देखोगे इस्थमस दिखेगा, पीछे से देखोगे आप इस्थमस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ ये 4 नंबर में होती है, 4 नंबर में होती है, दे आर 4 इन नंबर्स, 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होगी parathyroid glands. In humans, 4 parathyroid glands are present on back side of the thyroid gland. On back side of the thyroid gland, one pair each in the two lobe. दोनों लोब में दो है, पेयर हो गया of the thyroid gland. The parathyroid gland secretes peptide hormone, जिसको अपन बोलते हैं पैराथायरॉइड hormone. पैराथायरॉइड एक चीज आप साथ में लिखते जाना उस टेबल के अंदर कि कौन सा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन नहीं है, मतलब दूसरे टाइप का हार्मोन जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, तो वो कौन सा है, तो ये आप साथ में लिखते जाना, लिपिड कौन सा है या फिर स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है और प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे ना कैसे काम करते हैं, हालांकि ये बाद में वापस आएंगे तो मैं तब आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन आप फिर भी लिखते जाना साथ साथ में, ताकि टेबल साथ साथ में कंप्लीट होती जाए और आपको चीज अच्छे से याद होती जाए, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब एक प्रोटीन हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं पीटीएच शॉर्ट में। द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो अपने ब्लड के अंदर है, तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो रिलीज हो रहा है उसका रेगुलेशन कौन कर रहा है, कि कब उसको रिलीज होना है, कब उसको सीक्रेट होना है, कब उसको नहीं होना, वो कर रहा है आपके ब्लड के अंदर। आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है सर्कुलेट हो रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है कि आप में पैराथायरॉइड हार्मोन कितना रिलीज होगा। तो नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम इसके सिक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, तो इसका खुद का काम क्या होगा, कैल्शियम के अंदर ही कहीं ना कहीं रोल आ रहा होगा, कैल्शियम के लेवल को लेकर ही। वेरी गुड, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल। डिक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉइड एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज कौन करता है, कैल्सीटोनिन। पैराथायरॉइड क्या करता है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। द पैराथायरॉइड एक्ट्स ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, रिजोल्यूशन बोलते हैं या फिर इसको डीमिनरलाइजेशन। तो ये बोन का कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर ले आएगा, क्योंकि इसका एक ही काम, इसको एक ही चीज पता है कि मुझे ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना है, कैसे भी बढ़ाओ। ये क्या करेगा, बोन्स के कैल्शियम को तोड़ेगा, ब्लड के अंदर ले आएगा कि ले ब्लड तेरा कैल्शियम कंप्लीट हुआ, तेरा कैल्शियम कंप्लीट हुआ। तो ये क्या काम करेगा, डिसोल्यूशन करवाएगा बोन्स का या फिर डीमिनरलाइजेशन करवाएगा बोन्स। PTH also stimulates the reabsorption of calcium by the renal tubules and increases calcium absorption from the digested food। क्या बोलता है ये, जो यूरिन के अंदर कैल्शियम अगर लॉस हो रहा है तो उसका रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा, और गट के थ्रू मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन करवाएगा आपके कैल्शियम। इसका मेन काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना। कैसे कैसे बढ़ा सकता है, जो कैल्शियम आपने डाइट के अंदर खाया उसको एब्जॉर्प्शन कर दे तो गट से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जो यूरिन के अंदर थ्रू अगर कैल्शियम बाहर निकल रहा है तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। अगर फिर भी कम है तो ये बोन्स के पास जो कैल्शियम है उसको लेके आके ब्लड को दे देगा कि ब्लड तू अपना कैल्शियम लेवल पकड़, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत कम हो गया तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आपको पता होगी, आई होप आपको पता होगी। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी प्रॉब्लम है। मैंने जो बोन्स वाला चैप्टर पढ़ाया, मसल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर लास्ट में इस चीज को डिस्कस किया, ठीक है। Parathyroid hormone also stimulates the reabsorption of calcium by the renal tubules and increases calcium absorption from the digested food. It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone. Hypercalcemic मतलब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है। कौन है, PTH. It increases the blood calcium level along with TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इसको अपने कैल्सिटोनिन भी लिख देते हैं, तो कैल्सिटोनिन भी लिख देते हैं। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। अगर कैल्शियम बढ़ गया तो घटाने का काम करेगा TCT थायरोकैल्सिटोनिन, और अगर घट गया तो उसको बढ़ाने का काम करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन PT, ठीक है। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई, और ये आगे पेज लोड हो रहा है, पेज लोड होना में आगे पेज लोड हो रहा है, तो अपन फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। आगे के पेज को लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका लोड होने का, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
ठीक है, तो लोड हो गया ये। अब हम बढ़ते हैं थाइमस के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? ये लोकेटेड होती है, इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी लोब जैसा होता है, लोब जैसा होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन बिटवीन लंग्स, जो आपके दोनों फेफड़े हैं, दोनों लंग्स है उसके बीच में होती है, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी है? ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है ये है स्टर्नम। इस स्टर्नम की जो ये हड्डी है इसके पीछे की तरफ होती है, दोनों लंग्स के बीच में, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, मतलब एओर्टा से आगे की तरफ, एओर्टा से आगे की तरफ होती है, ठीक है। द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल होता है थाइमस का। द ग्लैंड सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं थाइमोसिस, जिसको अपन बोलते हैं थाइमोसिस। द थाइमोसिस प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में थाइमोसिन या फिर थाइमोसिन का रोल आता है, जो कौन ग्लैंड सीक्रेट करती है? थाइमोसिन सीक्रेट करती है, व्हिच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, और बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रही है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है, और उन टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? हो रहा है थाइमस ग्लैंड के वजह से, और ये थाइमोसिन करवाता है, ठीक है। In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity। यह ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर भी इसका रोल होता है, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो है आपके टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के अंदर, और टी लिम्फोसाइट्स का मेन रोल क्या है? वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। थाइमस इज डीजेनरेटेड ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिस। जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होने लग जाती है, थाइमस ग्लैंड का साइज घटता जाता है, और धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। की वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। अब अपन उस टेबल पे चल लेते हैं, और अपन एक बार पैराथायराइड और थाइमस दोनों का जो टेबल है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज ऐड करने की जरूरत है तो अपन साथ में उसको देख लेते हैं, ठीक है। बढ़िया। पैराथायराइड क्या होता है? बिहाइंड द थायराइड। ये क्या करती है? पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि कैल्शियम को Ca2+ को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा थाइमस का और क्या काम? इसके अलावा पैराथायराइड का और क्या काम था? पैराथायराइड का और क्या काम था? आप वापस नहीं चलेंगे, अपन एनसीईआरटी की लाइन से चीजें खींच के यहाँ लाएंगे। पैराथायराइड का और क्या काम था? पैराथायराइड का और क्या काम था? पैराथायराइड का और क्या काम था? पैराथायराइड का और कोई काम नहीं था। पैराथायराइड का और कोई काम नहीं था। ये मेनली एक ही हार्मोन रिलीज कर रही थी, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम के मेंटेनेंस में काम आ रहा था, ठीक है। बिहाइंड द थायराइड इसकी पोजीशन थी। थाइमस क्या रिलीज कर रही है? थाइमोसिन कर रही है, थाइमोसिन को रिलीज कर रही है, जिसका मेनली काम है टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन का। क्या है? थाइमस कहाँ होता है? अपर चेस्ट में होता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप इस एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है इसको अंदर? बिहाइंड sternum between lungs or on the dorsal aspect, on the ventral aspect of aorta, थाइमोसिन रिलीज करता है। ये इसका काम क्या होता है? इम्यूनिटी के अंदर। कौन सी इम्यूनिटी? मेनली होता है ये सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में होता है। बाकी थोड़ा बहुत रोल इसका ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है, तो आप इम्यूनिटी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल आपको बार बार इस पे आते रहना है और चीजें देखता रहना है, ताकि आप चीजें भूलो नहीं, चीजें अच्छे से आपको याद रहे। अब आते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड पे, जो मैं आपको बोल रहा था, जब आप एड्रिनल ग्लैंड पे आओगे तब आपको पता चलेगा एड्रिनल कोर्टेक्स क्या है, एड्रिनल मेडुला क्या है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, आवर बॉडी हैज अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, मतलब दो ग्लैंड्स होती है हमारे पास। पेयर का मतलब दो ग्लैंड्स होती है, दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ईच वन अबव ऑफ ईच किडनी। दोनों जो किडनीज है उनके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये रही आपकी किडनी के ऊपर ये रही आपकी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर है, नाम में इसके एड्रिनल घुसा हुआ है, तो किडनी के आसपास ही होगी। एड्रिनल मतलब किडनी के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। इसके अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, सेंट्रल में होता है एड्रिनल मेडुला और आउटसाइड में होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। सेंट्रल में होता है एड्रिनल मेडुला, आउटसाइड में होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, आउटसाइड में होता है। इस तरीके से होता है। ये बीच में हो गया आपका, ये हो गया आपका बीच में एड्रिनल मेडुला। इस ग्लैंड को मैं ऐसे बीच में से काट के देखूंगा, बीच में जो टिश्यू मिलेगा वो मिलेगा मेडुला, और बाहर मिलेगा कोर्टेक्स। बाहर जहां पे आ रहा है वहां आ रहा है कोर्टेक्स, अंदर में मेडुला। किडनी के खुद के पास बाहर में क्या था? कोर्टेक्स, अंदर में क्या था? मेडुला। यहाँ पे भी क्या है? बाहर में क्या है? कोर्टेक्स, अंदर में क्या है? मेडुला, ठीक है। द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल
कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स के अगर हॉर्मोन्स कम सिक्रीट हुए उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म causing acute weakness and fatigue leading to Addison's syndrome, Addison's disease। तो ये बहुत बार पूछा गया कि एडिसन्स डिजीज किस वजह से होती है, एडिसन डिजीज किस वजह से होती है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाला जो पार्ट है उसकी एक्टिविटी कम होने की वजह से। क्या होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स जो है इसकी एक्टिविटी अगर कम हो गई तो उसकी वजह से होगा एडिसन्स डिजीज, वजह से होगा एडिसन्स डिजीज। ठीक है, चलो एड्रिनल मेडुला क्या करती है, एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन रिलीज करती है। इसके अंदर एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया, इसके अंदर एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो अपन टेबल के पास वैसे चल के देख लेंगे चीजें और आप एनसीईआरटी से उस चीजों को रिलेट कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको एक बार एड्रिनल टेबल पे ही चलना चाहिए, क्योंकि अपन एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स को एक बार अच्छे से देखेंगे तभी अपन समझ पाएंगे कि उनकी कमी से एडिसन्स डिजीज क्यों हो रही है। ठीक है, तो एड्रिनल कोर्टेक्स के कौन से हार्मोन्स है, एड्रिनल कोर्टेक्स अबव द किडनीज है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस। तो देखो जो कोर्टेक्स है ना उसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, कोर्टेक्स तीन लेयर से बना है, एड्रिनल कोर्टेक्स खुद 3 लेयर से बना है, बाहर से अंदर आएंगे जीएफआर। ठीक है, जीएफआर ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा 3 पार्ट से बना है खुद, और तीनों पार्ट के ये अलग अलग हार्मोन्स है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस। तो एक बार मैं उस पेज को आपको फिर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर इसके अंदर इन्होंने ऐड कर रखा हो तो, बाकी मैं चाहूंगा कि आपको पेज में फिर से एनसीईआरटी से इंपोर्ट करके अगर पढ़ाना पड़े तो फिर से इंपोर्ट करके पढ़ाऊं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये पेज मिसिंग है, एड्रिनल मेडुला है ये, आपको एड्रिनल कोर्टेक्स ये देखो पर आगे पीछे कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, अपन कोर्टेक्स को अच्छे से पढ़ें। एड्रिनल कोर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 layers, that is zona reticularis मतलब वाली, जीएफआर बाहर से अंदर आ रहा था ना, जीएफआर तो अंदर वाली हो गई रेटिकुलरिस, बीच वाली हो गई फेसिकुलेटा जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, और बाहर वाली होगी ग्लोमेरुलस जिसको अपन आउटर लेयर बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वो सारे हार्मोन्स है जिनको अपन बोलते हैं कोर्टिकोइड्स, जिनको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, जिनको सारे हार्मोन्स को मिला के अपन बोल रहे हैं कोर्टिकोइड्स। द कोर्टिकोइड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब देखो अलग अलग काम है इसके, तो जो हार्मोन्स एड्रिनल कोर्टेक्स के सारे हार्मोन्स को अपन मिला के बोल रहे हैं कोर्टिकोइड्स, जो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं उनको अपन बोलेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इन आवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा है, cortisol is the main glucocorticoid. Corticoids which regulates the balance of water and electrolytes in our body are called minerals है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं उसको बोलेंगे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और मेन जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब उस टेबल पे चलते हैं, मैं आपको बार बार उस टेबल पे इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आप चीजें कंफ्यूज ना करें। क्या है कोर्टिसोल क्या है, मेनली एक मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड है, तो आप यहाँ पे साथ में जीसी लिख दो, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो जीसी, ग्लूकोकोर्टिकोइड है जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन का है, एल्डोस्टेरोन मेनली एक मेन मिनरलोकोर्टिकोइड है जो कि सोडियम बैलेंस के साथ वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इसके अलावा एंड्रोजेंस को भी ये रिलीज करता है जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलो अब वापस उस पेज पे जाते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज बनवाएगा किसी और कंपाउंड से, कुछ और कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा। लाइपोलाइसिस यानी लिपिड्स को तोड़ेगा, प्रोटियोलाइसिस, ये तीनों चीजें क्या कर रही है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम। तीनों चीजें ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनवा रहा है, ब्लड में बढ़ा रहा है, लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड्स को तोड़ के ग्लूकोज बनवा रहा है, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ रहा है, तीनों ही तरीकों से ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। इसलिए हमने वहां लिख रखा था कि कोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड से कोर्टिसोल है उसका मेन काम क्या है, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज। टेबल के अंदर आप ध्यान देना, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लिखा है हमने, ठीक है। एंड इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक बढ़ा को कम करेगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और हमारे अमीनो एसिड्स को यूटिलाइजेशन को सेल को रोकेगा। इसलिए
स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी शरीर फिजिक उतना ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मसल्स है जो सेल्स है वो अमीनो एसिड्स को लेके सही से अपटेक करके यूज नहीं कर पा रही है। तो मेनली प्रोटीन से आपकी मसल्स बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस के मेंटेनेंस में भी काम आता है। एक हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। एक हार्मोन का एक सिंगल काम नहीं होता है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको टेबल बना के याद किया जा सकता है, ठीक है। एज वेल एज द किडनी फंक्शन। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मेनली कोर्टिसोल क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस। कोर्टिसोल क्या करता है? इम्यून रिस्पांस को कम करता है, इम्यून रिस्पांस को कम करता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहता है उसके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोर्टिसोल आपके इम्यून रिस्पांस को कम कर रहा है। तो फिर से उस टेबल पे चलो, टेबल पे चल के एक चीज को ऐड कर लो, टेबल पे चल के एक चीज को ऐड कर लो कि ये ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस में रिलीज होता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनिटी को घटा रहा है, इम्यूनिटी को घटा रहा है, इम्यूनिटी को डाउन करने का काम कर रहा है। कौन कौन? कोर्टिसोल। कौन कर रहा है? कोर्टिसोल, मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर मेनली जो आता है वो आता है कोर्टिसोल। तो ये सारी बदमाशी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, ठीक है। चल, कोर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, या आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है, तो आप उसके अंदर ऐड करना टेबल के अंदर, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulates the reabsorption sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के अंदर। वैसे अपन ने पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का एक्सक्रीशन करवा रहा है। इसलिए एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन सब चीजों पे काम कर रहा है। बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉडी ब्लड प्रेशर, नॉट बॉडी, इट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। Small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which plays a role in growth of the axial hair, pubic hair and the facial hairs during puberty। और ये जो axial hair है, pubic hair है, facial hair जो आपकी ग्रोथ आ रही है, बियर्ड आ रही है, ये सब इसकी वजह से आ रहा है, ये सब एंड्रोजन्स की वजह से आ रहा है, एंड्रोजन की वजह से आ रहा है। जो कौन रिलीज करता है? जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, उसको थोड़ा बहुत पार्ट में ये चीजें भी रिलीज कर रहा है। तो कौन सी 3 चीजें इसने रिलीज की? इसने मेनली की आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जिनके अंदर मेनली आ गया आपका कोर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोइड्स जिसके अंदर आपका मेनली आ गया आपका एल्डोस्टेरोन आ गया मेनली, और तीसरा हो गया आपका कुछ छोटे अमाउंट में इसने क्या किया? आपके एंड्रोजन्स रिलीज किए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वापस वहां चल के आप देख लो, ये तीनों चीजें इन्होंने ऐड कर रखी है। और इसके अंदर आप एक चीज ऐड कर देना कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है उसके फंक्शंस के अंदर, आरबीसी के अंदर भी उसका काम है, इम्यूनिटी को कम करने का काम है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रेस में रिलीज हो रहा है, ठीक है। इम्यूनिटी एंड्रोजन्स जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, अब आते हैं अपन एड्रिनल मेडुला के ऊपर। एड्रिनल मेडुला का क्या काम है? जो अंदर वाला एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, अंदर वाला इनर टिश्यू सेंट्रल जो पार्ट है, उसका क्या काम है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला पर बढ़िया। द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स 2 हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन, जिसको अपन बोलते हैं एपिनेफ्रिन को किसको बोलते हैं? एड्रेनालिन को बोलते हैं। इसके अलावा नॉर एड्रेनालिन को अपन बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन, जिसके अंदर के नाम के अंदर खुद नॉर आ गया, उसके सिनोनिम के अंदर भी नॉर आएगा। नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन बोल दिया, ठीक है। दिस 2 आर कॉमनली कॉल्ड एज द कैटेकोलामाइंस। नाम के अंदर अमाइंस है, तो ये अमाइन होते हैं, ठीक है, ये अमाइंस होते हैं, ठीक है। Catecholamines. The adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress. Stress के टाइम कौन सा रिलीज होता है? एड्रेनालिन एंड नोरेड्रेनालिन। और कौन सा रिलीज होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल भी रिलीज होता है, ठीक है। Are released in the stress of many kind during emergency situation and are called emergency hormone. Emergency hormone कौन है? Emergency hormone कौन सा है? एड्रेनालिन एंड नोरेड्रेनालिन, या फिर हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट मतलब आपके सामने इमरजेंसी आई कोई कंडीशन, दो कंडीशन है, या तो आप उससे झगड़ा कर सकते हो, फाइट करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे आप फाइट नहीं कर सकते, जैसे बब्बर शेर आ गया तो आप फाइट तो कर नहीं सकते, अब आपको भागना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं इसको हार्मोन ऑफ
फाइट, या तो लड़ो या फिर भागो, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, खुद को बचाना तो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों काम कौन से हार्मोन करवाने? एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। दिस हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस बढ़ा रहे, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। प्यूपिलर डायलेटेशन, आपकी आंखें अच्छे से खुल जाएगी ताकि आप चीजों को साफ साफ देख सको। क्यों? क्योंकि भागना है भाई। और पाइलोरेक्शन मतलब राइजिंग ऑफ हेयर्स, जो गूजबम्स आते हैं ना, गूजबम्स, कोई चीज देखने पर तो गूजबम्स, तो वो इनकी वजह से आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन या राइजिंग ऑफ हेयर। इसके अलावा स्वेटिंग मतलब पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि आप भागोगे तो बॉडी के अंदर ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी यूज होगी, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, वापस नॉर्मल पे लाना पड़ेगा, इसलिए आपके अंदर स्वेटिंग की जरूरत है। ये नॉर्मल चीज को कंपेयर, इमेजिन कर लो कि आपके सामने कोई डरावनी सी चीज आ गई, क्या होगा? आपकी आंखें फट जाएगी, प्यूपिलर डायलेटेशन, पसीना आने लग जाएगा, और क्या होगा? अलर्ट हो जाओगे। इसके अलावा पाइलोरेक्शन, गूजबम्स आएंगे, जब डरते हैं तब भी बाल खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें होने वाली है। बोथ हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ाएंगे। क्यों? भागना है तो हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी, जब आप डरोगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी ऑब्वियसली। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। क्यों? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाना है ब्लड के अंदर? ताकि मसल्स के पास ये ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में पहुंच सके, और अपन भागने की जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली अपन उस चीज को कर सके, ज्यादा अच्छे से भाग सके। ठीक है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो मेनली क्या काम हो गया? एड्रेनल मेडुला का दो हार्मोन्स हो गए आपके, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। चलो बढ़िया। एड्रेनल मेडुला अब तो किडनी से एड्रेनलिन रिलीज करेगा, नॉरएड्रेनलिन रिलीज करेगा, फ्लाइट और फाइट बोलते हैं, और नॉरएड्रेनलिन आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा। दोनों हार्मोन्स एक साथ में काम कर रहे हैं, साथ में आप चीजें लिख सकते हो। प्यूपिलर डायलेटेशन करवाएगा, हार्ट बीट बढ़वा रहा है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़वा रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़वा रहा है। ये सारी चीजें भी आप इसके साथ ऐड कर लो। ठीक है। अब अपन आएंगे अगली ग्लैंड्स के ऊपर, एंड दैट इज पेनक्रियास। ठीक है। तो अपन जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अब आ रहा है डायबिटीज मेलाइटस, जो कि ये पेनक्रियास की ग्लैंड के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन के कम सिक्रीशन। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे पेनक्रियास ग्लैंड कहाँ होती है? स्टमक के नीचे की तरफ होती है, स्टमक से नीचे की तरफ होती है। एनसीईआरटी इसको क्या बोलता है? पेनक्रियास इज द कंपोजिट ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट्स है भी और नहीं भी। कुछ सिक्रीशंस इसके डक्ट के थ्रू जाएंगे, कुछ सिक्रीशन बिना डक्ट के जाएंगे। बिना डक्ट के जा रहे हैं उसको बोल दिया एंडोक्राइन पार्ट, और जो डक्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, जिनके पास ऐसा सिक्रीशन जिनके पास डक्ट है, उसको बोल दिया एक्सोक्राइन पार्ट। तो पेनक्रियास इज द कंपोजिट ग्लैंड व्हिच हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है। व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही इसके पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है। लेकिन अपन को इस चैप्टर में कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? क्यों? क्योंकि अपना चैप्टर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अपन इसके अंदर मेनली एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है, इट इज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके पास लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं हमारे पास एक नॉर्मल पेनक्रियास के अंदर। 1 से 2 मिलियन मतलब 10 से 20 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, लेकिन ये सिर्फ 1 से 2% पार्ट है पेनक्रियास का। बाकी बचा हुआ सारा पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, जिसका डाइजेशन में हेल्प आता है, जिसका डाइजेशन में रोल आता है ऑफ द पेनक्रियाटिक ग्लैंड। तो इसमें मेनली जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उनके अंदर अपने पास मेनली 2 सेल्स होती है, दैट इज फर्स्ट इज अल्फा सेल, सेकंड इज बीटा सेल। फर्स्ट इज अल्फा सेल, सेकंड इज बीटा सेल। द अल्फा सेल सीक्रेट्स हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकागोन, while the beta cell secretes the insulin. और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। बीटा सेल्स क्या करती है? इंसुलिन को रिलीज करती है। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती है, अल्फा ग्लूकागोन को रिलीज करती है। आप ऐसे याद रखो, बीटा लिखा यहाँ पे ई ज्यादा है, लेकिन आप आई से क्यों याद रखोगे? क्योंकि बीटा इंसुलिन को रिलीज करती है, आई को रिलीज करती है। इंसुलिन को रिलीज करती है बीटा सेल्स, आपने बीटा याद रख लिया तो अल्फा बचा हुआ
ग्लूकागॉन को रिलीज करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन हार्मोन है, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इट्स मेनली एक्ट्स ऑन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स मतलब हमारे लीवर की सेल्स पे काम कर रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। हिपेट वर्ड लीवर के लिए यूज किया जाता है, साइट मतलब सेल, लीवर की सेल, हिपेटोसाइट्स, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन टूट रहा है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड के अंदर आता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल जिसको अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन, और उस ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ जाए उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लाने का, या फिर हम कहें ब्लड के अंदर ग्लूकोज को घटाने का काम करता है आपका इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। इसके अलावा इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनाना, which also contributes to the hyperglycemia. The glucagon reduced, the glucagon क्या करता है? Reduces the cellular glucose uptake. सेल्स को बोलता है कि ग्लूकोज मत ले, एंड यूटिलाइजेशन। सेल को बोलता है कि ग्लूकोज मत ले, और लिवर को बोलता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना, और बाकी सेल्स को ये बोलता है कि नया ग्लूकोज बना। नया ग्लूकोज बनवा रहा है, लीवर को ग्लाइकोजन ब्रेक करवा के ब्लड के अंदर ग्लूकोज रिलीज करवा रहा है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है सेल को मना कर रहा है कि ये ग्लूकोज मत लो। तो ये सारे काम क्या कर रहे हैं? ये सारे काम ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हैं। तो ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन, ग्लूकागॉन इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन। दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है, दोनों ही प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स है, ठीक है। इसलिए आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जिनको इंसुलिन दिए जाते हैं वो टेबलेट्स नहीं होती है, इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। तो प्रोटीन जब स्टमक में जाता है तो उस प्रोटीन को ब्रेक कर लिया जाता है स्टमक के द्वारा। स्टमक के अंदर जो अपने हार्मोन्स होते हैं, स्टमक के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टमक के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनको ब्रेक कर देते हैं। तो पेप्टाइड को हमें, प्रोटीन को हमें इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ेगा सीधा ब्लड के अंदर, ताकि वो स्टमक के अंदर जाए ही नहीं और स्टमक उसको ब्रेक करे ही नहीं, ठीक है। स्टमक उसको ब्रेक करे ही नहीं। Insulin is a peptide hormone which plays a major role in regulation of glucose homeostasis. ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में काम करता है। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन द हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर की सेल्स पे काम करता है। एंड एडिपोसाइट्स मतलब ऐसी सेल्स जो एडिपोस टिश्यू की होती है, एडिपोस टिश्यू की जो सेल्स है उसके अंदर भी ये एक्ट करता है और हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है। एंड एनहांसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज का उल्टा काम कर रहा है। हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे काम करके उनको बोल रहा है कि ग्लूकोज ब्लड से हटाओ। सेल्स को बोल रहा है ग्लूकोज ब्लड से लो और यूज करो। सेल्स को क्या बोल रहा है? ग्लूकोज को ब्लड से लो और यूज करो, मतलब ब्लड के अंदर आप शुगर को कम करने का काम कर रहा है आपका इंसुलिन, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। इंसुलिन, हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड में थायराइड का हार्मोन बढ़ गया, हाइपो मतलब थायराइड हार्मोन घट गया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब, हाइपो मतलब कम होना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कम हो गया ब्लड के अंदर। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब, हाइपर मतलब बढ़ना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ना, ठीक है। तो हाइपो और हाइपर तो आई थिंक कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन करवाया यानी ग्लाइकोजेनेसिस करवाया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन करवाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है आपका ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनेसिस कौन करवा रहा है? ग्लाइकोजन को फॉर्म कौन करवा रहा है? आपका इंसुलिन। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड इज thus maintained jointly by the two, that is insulin and glucagon। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है। द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है? एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस होती है एडीएच की कमी से, और डायबिटीज मेलाइटस होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होगी? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds
नोन एज कीटोन बॉडीज। तो क्या होगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज अगर बहुत समय तक बढ़ा हुआ है तो यूरिन के थ्रू ब्लड ग्लूकोज कम होने लग जाएगा, कीटोन बॉडीज बनने लग जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडीज बनने लग जाएगी। डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे। इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो ब्लड के अंदर इंसुलिन बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर इंसुलिन बढ़ गया तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा। ग्लूकोज लेवल को वो घटाएगा और हम कैलकुलेट करके अमाउंट पे देंगे तो वो नॉर्मल लेवल पे मेंटेन कर लेगा ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, चलो एक बार उस टेबल पे चलते हैं वापस, एक बार फिर से उस टेबल पे चलते हैं और अपन जो अपनी पेनक्रियाज है उसके हार्मोन्स का पढ़ लेते हैं। पेनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक होती है, क्या करती है? इंसुलिन रिलीज करती है, ग्लूकागोन को रिलीज करती है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। किस किस तरीके से बढ़ाएगा वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ग्लूकोज का सिंथेसिस करवा सकता है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ग्लूकोज का नया ग्लूकोज बना रहा है मतलब ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, तो कौन करेगा? वो ग्लाइकोजन करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हैं। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने से क्या होगा? ब्लड से ग्लूकोज बढ़ेगा। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ग्लूकागोन। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम भी कौन कर रहा होगा? ग्लूकागोन ही कर रहा होगा। तो वो हो गया आपका ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ग्लाइकोजन को मैंने बनवा दिया ग्लूकोज से तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो ग्लाइकोजिनेसिस कौन करवाएगा? इंसुलिन करवाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप याद कर लेना। मेनली ये दो काम ही है कि इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने का काम करता है ब्लड से, ग्लूकागोन इंसुलिन को ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। कैसे कैसे करेगा वो पीछे वाले पेज में अपन ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेन तो टेबल के अंदर जो चीज आप ऐड करना चाहो वो चीज आप अपने साथ में ऐड करते जाओ साथ में, ताकि सिर्फ ये टेबल देख के आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो मान ही लो, 3 क्वेश्चन आराम से एक पेज से निकालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस किसके अंदर होती है? मेल या फीमेल? मेल के अंदर होती है यार। ठीक है, a pair of testes is present in the scrotal sac that is outside abdomen. outside the abdomen होता है, scrotal sac होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है of the male individual. male individuals के अंदर ये होती है, सबके अंदर, फीमेल के अंदर ये नहीं होती है। ठीक है, testis performs dual function as a primary sex organ as well as the endocrine gland. उसके दो काम हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, इसके अलावा हार्मोन्स भी ये रिलीज करती है, हार्मोन्स भी रिलीज करेगी और स्पर्मेटोजेनेसिस भी करेगी। ठीक है, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और इसके अलावा स्ट्रोमल या फिर हम कहें इंटरस्टिशियल, स्ट्रोमल सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अलावा जो सेल्स वो हो गया आपकी स्ट्रोमल सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल। इसके अलावा लेडिक सेल्स क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स क्या करती है? व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन्स और एंड्रोजन्स। के अंदर मेनली आता है आपका टेस्टोस्टेरोन, इसलिए एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आपस में इंटरचेंजेबली अपन यूज कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे कोर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकोइड को कर रहे हैं आपके लेवल पे, आप मतलब कर लेते हैं नॉर्मली। लेकिन एंड्रोजन्स के अंदर मेनली अपन टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे और ये रिलीज कौन कर रहा है? ये कर रही है आपकी लेडिक सेल्स जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या कर रही है? एंड्रोजन को रिलीज कर रही है, टेस्टोस्टेरोन, और ये एंड्रोजन रिलीज कौन करवा रहा है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करवाता है और ये एंड्रोजन्स अलोंग विद FSH क्या कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड्रोजन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारी चीजें क्या है? जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इन सब ग्लैंड्स का मैच्योरेशन करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा और फंक्शंस को करेगा। मतलब बनवा भी ये रहा है, उनको मैच्योर भी यही कर रहा है और उनके फंक्शंस को भी यही रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, These hormones stimulate muscular growth को स्टिमुलेट करते हैं। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स। फेशियल हेयर अपने पास ही होते हैं, अपने सिर्फ मर्दों के क्यों आते हैं? दाढ़ी के बाद, क्योंकि अपने पास टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाओगे किसी के अंदर, उसके पास भी ये ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लगाना मत, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने, तो ये सारी चीजें
ऑलरेडी पता है लोगों को, एक्सपेरिमेंट्स करके सालों की रिसर्च करके यहाँ लिखा है, तो गलत नहीं है ये। अब तुम किसी को इंजेक्शन ठोक ठोक के चेक करने मत लग जाना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस होता है लो पिच ऑफ वॉइस, जो अपनी आवाज होती है, मेल की जो वॉइस होती है वो लो पिच होती है, थोड़ी जाड़ी आवाज होती है, फीमेल जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, तीखी आवाज होती है, पतली आवाज होती है, और उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन है आपका एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करा रहा है, मस्कुलर ग्रोथ करवा रहा है, तो मेल के अंदर जो मस्कुलर मास होता है फीमेल के मुकाबले वो ज्यादा क्यों है, वो इसी वजह से। इसके अलावा ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसलिए मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। काफी सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन ये भी है, ठीक है। एंड्रोजन्स प्ले a stimulatory role in the process of spermatogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये काम कर रहा है विद एफएसएच, ठीक है, formation of spermatozoa. Androgen act on the central neural system and influence the male sexual behavior, that is libido. male sexual behavior के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं अपन, लिबिडो। लिबिडो को कौन रेगुलेट करवा रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है, जो कि आपके सीएनएस पे एक्ट करके काम करवाता है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक, मतलब सिंथेसिस इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये एक एनाबॉलिक इफेक्ट, यानी उनके सिंथेसिस को बढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मस्कुलर ग्रोथ करवा रहा है, मस्कुलर मास बढ़ा रहा है, और मस्कुलर मास बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बढ़ना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलो अब चलते हैं वापस अपनी टेबल पे, वापस अपनी टेबल पे। ये चीज अपन हर हार्मोन के साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। टेस्टिस क्या कर रही है, टेस्टिस स्क्रोटम में होती है, स्क्रोटम में होती है, स्क्रोटम में होती है और आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। स्क्रोटम साथ में आप लिख देना आउटसाइड एब्डोमेन, आउटसाइड आउटसाइड एब्डोमेन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रही है, जो मेल ट्रेट्स, यानी एक मेल को याद करो क्या क्या होता है, थोड़ी जाड़ी सी आवाज होगी, फेशियल हेयर होंगे, मस्कुलर मास ज्यादा होगा, ये सारी चीजें ही मेल करवा रहा है। मेल का जो काम है, मेल ट्रेट्स को ये चीजें मेंटेन कर रहा है, ये चीजें। इसके अलावा मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो को भी ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मेल ट्रेट्स आप ऐसे लिख लो, सिंपल सा एक वर्ड याद करने के लिए, एग्जाम में तो लिखने का आपके पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ओवरीज, ओवरीज, females have a pair of ovaries, females have a pair of ovaries located in the abdomen, in the abdomen। मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमेन है, स्क्रोटम के अंदर। फीमेल के अंदर जो ओवरीज है वो कहाँ होती है, इन द एब्डोमेन, ठीक है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, which produces one ovum during each menstrual cycle। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम प्रोड्यूस होगा, दोनों में से कोई एक ओवरी करेगी, दोनों ओवरी एक साथ एक एक ओवम नहीं करेगी, एक ओवरी कोई भी रिलीज करेगी, एक महीने में सिर्फ एक ओवम रिलीज होगा, नॉट फ्रॉम ईच, नॉट फ्रॉम ईच, दोनों में से कोई भी एक रिलीज करेगी, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इन एडिशन इसके साथ साथ ओवरी क्या करेगी, इट प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो स्टेरॉइड हार्मोन ये रिलीज कर रही है, वन इज एस्ट्रोजन, सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू दो चीजें इसके अंदर होती है, फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। फॉलिकल्स के साथ साथ फाइब्रस टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू अपन ने थायराइड के अंदर भी देखे थे, के अंदर भी फॉलिकल्स भी होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज भी होते हैं। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, वो मेनली करते हैं आपके एस्ट्रोजन को सिंथेसिस। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या है, ग्राफिन फॉलिकल से एग निकलने के बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, व्हिच सीक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरोन। ये पहले एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। इनके काम क्या है, ये आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी एक पूरी साइकिल होती है, तो इसीलिए जो फीमेल का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इसके पीछे का मेन हार्मोन, मेन जो चीज होती है वो क्या है, आपकी हार्मोनल साइकिल के पीछे, ठीक है। पढ़ाऊंगा जब उस चैप्टर पाएंगे, तब वो चैप्टर भी पढ़ाएंगे अच्छे से, वो भी समझेंगे, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग एक्शंस सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ऑब्वियसली मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो काम कर रहा था, वही फीमेल के अंदर आपका एस्ट्रोजन काम करेगा, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स,
अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, हाई पिच ऑफ वॉइस, मेल की पिच कौन सी होती है, लो पिच होती है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट्स द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को एस्ट्रोजन रेगुलेट कर रहा है और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूलाई, फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूलाई। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर एल्यूलाई का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन। और आपके मेमोरी ग्लैंड का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो क्या लिख रखा है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करवा रहा है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, मेमोरी ग्लैंड का जो एल्यूलाई का डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है वो कौन करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन। फिर उसके अंदर जो मिल्क है उसको सीक्रेट कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन, उसको रिलीज कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन। चार फंक्शन, चारों में अलग हार्मोन, अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। मैंने जो बोला उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या बोला वो नहीं सुना, स्किप करो, 15 सेकंड पीछे जाओ, फिर से सुनो, फिर से देखो। सेक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच स्टोर्स द मिल्क, इनको अपन बोलते हैं एल्वेलाई, और इनके फॉर्मेशन को कौन करता है, और फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा मिल्क सिक्रेशन, मिल्क सिक्रेशन प्रोजेस्टेरोन है, इसके अलावा प्रोलैक्टिन का भी इसके अंदर रोल है, ठीक है। तो इसके अलावा हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी आएंगे। हार्ट किडनी क्या है, ये सिस्टमेटिक में नहीं आते, अपन मेनली अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड जो ग्लैंड्स है वो अपन 10 पढ़ते हैं, मेनली ऑर्गेनाइज्ड जो हार्मोनल ग्लैंड्स है वो अपन 10 पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा अपन हार्ट, किडनी और जीआईटी के हार्मोन्स शुरुआत में बात की थी, ये भी रिलीज करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं आते, लेकिन ये भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार उस टेबल पे आ गया, ठीक है। ओवेरियन किसके अंदर था, पेल्विक कैविटी, बुक के अंदर क्या लिख रखा, इनसाइड द एब्डोमेन, तो आप यहाँ पे एब्डोमेन लिखो, होती है पेल्विक कैविटी के अंदर, लेकिन अपन आप पेल्विस को अलग से नहीं पढ़ते हो यहाँ, तो आप यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी लिख दो, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल ट्रेड्स के लिए मेनली एस्ट्रोजन है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या था, मिल्क का सिक्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड। ये चीजें भी आप इसके साथ में ऐड कर दो, ठीक है। तो ये टेबल के साथ ही अपन ने 10 के 10 जो आपकी सिस्टमेटिक ग्लैंड्स थी, तो आप ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, वो पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे किडनी, हार्ट और जीआईटी के हार्मोन्स, इसके अलावा हार्मोन काम कैसे करते हैं। लास्ट के दो टॉपिक छोटे छोटे से बचे हैं, जल्दी से निपटा लेते हैं। चलो, हार्मोन्स ऑफ किडनी, हार्ट एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। अब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। हाउएवर, एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले ही बताया था, हार्मोन्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यू व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्या हार्ट, किडनी और जीआईटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, दीस आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, भले ही ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बताऊं, ईच ऑर्गन which secretes hormone we call it as endocrine gland। नो क्यों क्योंकि ये तीनों ग्लैंड्स भी हार्मोन रिलीज कर रही है, बट इनको अपन एंडोक्राइन में नहीं गिनते, ठीक है। बढ़िया। फॉर एग्जांपल, एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर सीक्रेशन, आपने जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर इसका रोल आया था कि किडनी के जो फंक्शंस है वो रेगुलेट कैसे होते हैं। नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके देखो इस चीज को, एक बार इसको जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या रोल है, ठीक है। विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर घटा रहा है, और जीएफआर अगर बढ़ गई तो उसको, जीएफआर अगर ज्यादा बढ़ रही है तो उसको वापस नॉर्मल पे लेके आता है। कैसे करता है समझ लेना वहां जाके। When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilatation of blood vessel. It reduces the blood pressure. Blood pressure बढ़ा देगा, GFR को वापस नॉर्मल पे लेके आ जाएगा, ठीक है। The juxtaglomerular cells of the kidney, किडनी की कौन सी सेल्स, juxtaglomerular cells, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये करती है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन नाम के अंदर क्या आ रहा है, इरिथ्रोसाइट्स वाला नाम आ रहा है, इरिथ्रो, तो ये इरिथ्रो को बनवाने का काम करेगा, मतलब इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काम करवाएगा, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये कौन सा काम कर रहा है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है किडनी की, वो क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। हार्ट वाला हो गया, हार्ट का हो गया एएनएफ, किडनी का हो गया इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द जीआईटी सीक्रेट्स 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, 4 हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, फिर भी इसको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। Secretes 4 major peptide hormones, namely gastrin, secretin, ये हो गया आपका CCK and gastric inhibitory peptide GIP। CCK के फुल फॉर्म क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। CCK की फुल फॉर्म क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। GIT कौन कौन से 4 हार्मोन रिलीज कर रहा है,
गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको बोलते हैं सीसीके, और जीआईबी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिन किस पे काम कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम कर रहा है एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आपके स्टमक में रिलीज होता है HCl, वो रिलीज कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक पे एक्ट करके आपका पेप्सिनोजन एंड HCl को स्टिमुलेट करवाएगा, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाएगा। सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एंडोक्राइन पेनक्रियास कौन कौन सी है? आइलेट्स ऑफ लैंगर है जिसके पास अल्फा बीटा सेल्स है। बचा हुआ जो पार्ट है वो है आपका एक्सोक्राइन पेनक्रियास जिसके ऊपर कौन काम करता है? सिक्रेटिन एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक क्या करता है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को करवाता है। आप उसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये तीनों चीजें ऐड करते जाओ, हार्ट वाली, किडनी वाली और जीआईटी के चारों हार्मोन्स। इसके अलावा सीसीके आल्सो प्लेज ऑन द बोथ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे काम करता है सीसीके, और ये क्या करवाएगा? सिक्रीशन ऑफ द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द बाइल जूस। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? ये पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा और उनके सिक्रीशन मतलब पेनक्रियास के एंजाइम्स और बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन है, उन दोनों को सिक्रेट करवाएगा। ठीक है। जीआईपी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो इसका नाम में इनहिबिटरी तो काम भी इनहिबिटरी होगा। क्या करेगा ये? इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। तो आपके स्टमक के जो मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसको घटा देगा और क्या करेगा? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम कर देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होने नहीं देगा। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। And these factors are essential for the normal growth of tissue and their regulation or repair। अब अपन अच्छे से जो चीज समझने वाले वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो हार्मोन्स है वो काम कैसे कर रहे हैं? आपकी जो पर्टिकुलर सेल है उसने हार्मोन बना के ब्लड में रिलीज कर दिया, लेकिन वो हार्मोन किसी पर्टिकुलर सेल के पास जाके काम कर कैसे रहा है वो अपन अच्छे से समझने वाले। तो ठीक है, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। जो टारगेट टिश्यू है उसके ऊपर हार्मोन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिसको अपन बोलते हैं हार्मोनिक रिसेप्टर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि हार्मोन ब्लड में रिलीज हो गया, वो हर सेल के पास जाके पूछेगा कि आपके पास मेरा रिसेप्टर है क्या, आपके पास मेरा रिसेप्टर है क्या। जिस सेल के पास अपना रिसेप्टर मिल गया उसके साथ जाके बाइंड करेगा और उसको बोलेगा कि चल कर काम कर। क्या काम करना है वो हर हार्मोन का अलग अलग होगा, वो अपन इतनी देर से वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। टारगेट टिश्यू ओनली, सिर्फ टारगेट टिश्यू के अंदर होते हैं, ये हर सेल के पास नहीं होते। अगर हर सेल के पास रिसेप्टर हो गए तो हर सेल हर कुछ काम कर रही है। हर सेल के पास जो हार्मोन जहां पहुंच गया वो बोल रहा है चलिए काम कर। इसलिए हर सेल सेम हर काम नहीं कर सकती है, आपके पास काम का डिवीजन होना पड़ेगा, आपके पास काम को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हर सेल के पास अलग अलग टाइप का रिसेप्टर होगा और हर हार्मोन जाके पूछेगा कि मेरा रिसेप्टर आपके पास है। सेल बोलेगी नहीं मेरे पास नहीं है, आपका रिसेप्टर किसी और के पास होगा, आप जाइए। हो जाएगा और जाके पूछेगा, हर सेल से पूछता जाएगा, अपने टारगेट लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, hormone receptors present the cell membrane of the target cells are called membrane bound receptors and the receptors present inside the target cell are called intracellular receptor। अब रिसेप्टर दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होगा तो हार्मोन आया बाहर से बाइंड हो गया। एक हो सकता है सेल के अंदर रिसेप्टर हो, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, मतलब जो हार्मोन है उसको सेल को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके वो बाइंड करेगा और अपना एक्टिव। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर्स। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं इंट्रासेप्टर के अंदर, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के भी अंदर होते हैं। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर दोनों बाइंड करके, तो दोनों ने बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको क्या बोला हमने? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर दोनों बाइंड किए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सिंपल। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक और हर एक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि एक रिसेप्टर 2 या 3 हार्मोन को रेगुलेट कर ले या 2 या 3 हार्मोन के ऑर्डर को मान ले, वो सिर्फ एक हार्मोन के ऑर्डर को मानेगा। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू एंड टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन हमारे पास हमें देखने को मिलेगा।
एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमें देखने को। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हॉर्मोन्स को, अब केमिकल नेचर के बेसिस पे अपन हार्मोन को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं, आप लिखता हो कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है। तो वही चीज है कि पेप्टाइड हार्मोन या फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या फिर प्रोटीन हार्मोन एक ही चीज है। पेप्टाइड, वो सारे पेप्टाइड जुड़ गए पॉलीपेप्टाइड, और उसको अपने प्रोटीन भी बोल देते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं? ये है आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर क्या क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर एक बड़ी सी लिस्ट है। तो आप उस टेबल के पास जाओ, और यहाँ पे आप लिख दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर प्रोटीन नेचर, पिट्यूटरी हार्मोन्स आर प्रोटीन नेचर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी प्रोटीन नेचर की होगी, प्रोटीन नेचर, और आपकी कौन सी थी? और आपकी थी आपकी पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास के कौन कौन से? इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये प्रोटीन नेचर। बस हो गया। टेबल को जब रिवाइज करोगे तब ये चीजें साथ में रिवाइज कर लोगे, सब ये चीजें साथ में रिवाइज कर लोगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब आपके गोनेट्स जो भी रिलीज कर रहे हैं वो हो गए आपके स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अलावा कोर्टिसोल क्या है? ग्लूकागोन है, तो ये भी होता है एक स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो भी यही है, वो भी स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। आयोडोथायरोनिस, मतलब जिसके अंदर आयोडीन होगा। आयोडीन तो हमने एक ही जगह पढ़ा है, क्या पढ़ा है? T3T4 थायराइड हार्मोन्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसके अंदर हो गया एपिनेफ्रिन के साथ आप लिख देना अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसी टेबल के अंदर जाके चीजें ऐड कर लो, कैसे ऐड करनी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messenger, that is cyclic AMP या IP3, कैल्शियम एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ऐसे हार्मोन्स जो सिर्फ मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड कर रहे हैं, वो क्या करें? जैसे ये देखो, ये क्या किया इसने? एक मिनट, चलो बढ़िया, क्या हो गया? इससे एक FSH हो गया। FSH क्या किया? FSH एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन। तो ये मेम्ब्रेन पे आके बाउंड किया, ये मेम्ब्रेन पे आके बाउंड। अब ये क्या करेगा? खुद तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन तो सारी चीजें फॉर्मेशन की चीजें है, सेल को ऑर्डर कौन देता है? सेल को ऑर्डर देता है न्यूक्लियस। इसका मैसेज न्यूक्लियस तक तो पहुंचाना पड़ेगा, ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो ये करेगा एक सेकेंडरी मैसेंजर भेजेगा। मतलब ये गेट पे जाके बोलेगा कि अपने बॉस को बोलो कि हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया, ठीक है। से जाके बोल दिया। अब अंदर से गया एक सेकेंडरी मैसेज, एक दूसरा बंदा गया जो अंदर न्यूक्लियस के पास जाके बोलेगा कि हाई कोर्ट से, ब्रेन से क्या ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट से आपके पास क्या ऑर्डर आया है, ठीक है। समझ गए क्या करता है ये? इट जनरेट्स अ सेकंड मैसेंजर। जैसे क्या क्या हो गया? एक हो गया साइक्लिक एमपी, IP3 हो गया, और हो गया आपका कैल्शियम, IP3 कैल्शियम एंड साइक्लिक एमपी, ठीक है। विच इन टर्न रेगुलेट्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो न्यूक्लियस को जाके बोलेंगे कि आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, ये काम करना है, काम करो, ठीक है। क्या किया इसने? एक रेस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से एक जनरेशन हुआ सेकंड मैसेंजर का, जैसे साइक्लिक एमपी या फिर कैल्शियम Ca2+ या फिर IP3, ठीक है। उसने क्या बोला? इसने बायोकेमिकल रेस्पॉन्स हो गया, ये न्यूक्लियस के पास जाके बोलेगा कि ये पर्टिकुलर काम आपको करना है, और न्यूक्लियस उसके बाद अपनी सेल को बोलेगा कि चल अपना काम स्टार्ट कर, और वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। सेल किसके ऑर्डर पे काम करती है? सेल न्यूक्लियस के ऑर्डर पे काम करती है, तो न्यूक्लियस के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए और आयोडोथायरोनिस हो गए। ये क्या करेंगे? ये करेंगे आपके अंदर जाके, सेल के अंदर जाके काम करेंगे। कौन कौन करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिस एटसेट्रा। ये क्या करेंगे? मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोमल फंक्शन। क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोमल फंक्शन को रेगुलेट करेंगे बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सीधा न्यूक्लियस के पास जाके अपना काम करवा लेंगे, ठीक है, विद द जीनोम। द क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट्स इन द फिजियोलॉजिकल एंड द डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो अंदर जाके न्यूक्लियस को बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर काम आपको करना है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, इसमें सेकंड मैसेंजर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड मैसेंजर की जरूरत कहां पड़ रही है? मेम्ब्रेन बाउंड जो हार्मोन से वहां पे, ठीक है। क्या हुआ? जैसे एस्ट्रोजन आप ले लो, एस्ट्रोजन गया, एस्ट्रोजन सीधा न्यूक्लियस के पास चला गया, न्यूक्लियस के पास जाके अंदर जाके ये बाउंड कर गया,
इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसका रिसेप्टर अंदर ही था, अंदर ही जाके इसने फिर क्या किया, जीनोम पे काम किया और प्रोटीन्स बनवाए अपने लिए, जो प्रोटीन्स को चाहिए थे, और वो प्रोटीन्स बन जाएंगे और वो प्रोटीन्स अपना काम करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सेल है ये आगे जाके बाइंड हो जाएगी, आगे जाके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत ज्यादा याद करने की चीज। तो मैंने ये टेबल बनवाई है, इस टेबल के अंदर जो चीज आप ऐड करना चाहो साथ साथ तो मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर ऐड कर देना। और सेकंड मैसेंजर की जरूरत क्या पड़ती है, वो पड़ती है, सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है आपके ऐसे हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना, या फिर प्रिंट करवा के साथ में और चीजें ऐड कर सकते हो, या फिर डाउनलोड कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना और फिर साथ में और चीजें ऐड कर लेना। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए सारी चीजें। और इसके चैप्टर के साथ अपनी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो गई है, जिससे आराम से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 6 वीडियो है, दो सवा 2 घंटे के, 12 से 13 घंटे आप पढ़ोगे और 15 से 16 क्वेश्चन कर लोगे, मतलब हर घंटे का एक से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए।